प्रधानमंत्री ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को किया रवाना। रांची के पिस्का और मोरी समेत देश के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का भी करेंगे उद्घाटन। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया जारी। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत शहरी क्षेत्रों में कल और 20 जुलाई को सभी मतदान केंद्रों पर लगेंगे विशेष शिविर। नेत्रदान जागरूकता के लिए 30 अगस्त को ब्लाइंड फोल्ड मैराथन का आयोजन। विश्व कप के लिए चयनित भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की 4 बेटियों का चयन। और राज्य के कई इलाकों में 21 जुलाई तक गरज के साथ बारिश के आसार। रांची, हजारीबाग, रामगढ़, लोहरदगा और खूंटी में आज भारी बारिश की चेतावनी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन जिंद से सोनीपत रूट पर चलेगी। इस ऐतिहासिक मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने स्टेशन पर उपस्थित लोगों और स्कूली छात्र छात्राओं का अभिनंदन किया। ट्रेन के पहले सफर पर स्कूली बच्चे हाथों में तिरंगा लिए बेहद उत्साहित नजर आए। आज देश को पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन मिली है, नमो ग्रीन ट्रेन। आज देश में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का एक सशक्त उदाहरण पेश करती हुई नजर आ रही हैं। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरी झंडी मिल चुकी है। 10 डिब्बों वाली ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच की 90 किलोमीटर की दूरी को करीब 2 घंटे में तय करेगी। अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो अब भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां पर हाइड्रोजन ट्रेन संचालित की जाती हैं। और अक्सर हमने देखा है कि जो विदेशी ट्रेन्स हैं उनमें 2 या 3 कोचेज ही होते हैं। भारत में ये सबसे लंबी ट्रेन 10 कोचों वाली चलाई गई है। लगभग 2600 यात्रियों की क्षमता होगी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल से बिजली उत्पादन किया जाएगा और डिजाइन ऐसी की गई है कि इसकी जो रफ्तार है, उसकी जो स्पीड है वो करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो दूरी है 90 किलोमीटर की, वो 2 घंटे में तय की जा रही है, यानी अभी इसकी स्पीड कम रखी गई है। प्रधानमंत्री ने जिंद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेल में हुए बड़े बदलावों से देश को कई रणनीतिक लाभ मिले हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चुनौतियां सामने आई है। ऐसे समय में रेलवे का आधुनिकीकरण और डीजल पर निर्भरता कम होना महत्वपूर्ण साबित हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर पहले से समाधान तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। पश्चिम एशिया में हॉर्मुज के पूरे क्षेत्र में, ईरान और गल्फ में युद्ध चल रहा है और जिस समुद्री रास्ते से, हॉर्मुज से भारत बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, हमारे किसानों के लिए खाद उसी रास्ते से आता है, उसी समुद्री मार्ग से आता है। लेकिन पिछले 3-4 महीनों से ये रास्ता निरंतर युद्ध का मैदान बन चुका है, संकटों से घिरा हुआ है। साथियों, अगर 2014 से पहले अगर ये स्थिति आती तो आज हिंदुस्तान का रेलवे का काम पूरा का पूरा ठप पड़ा गया होता, क्योंकि उस समय 2014 में देश का बहुत बड़ा हिस्सा था, ऐसा था जहां हमारी ट्रेनें
सिर्फ और सिर्फ डीजल से चलती थी। अब आप सोचिए, अगर डीजल आना बंद हो गया होता और डीजल से चलने वाली ट्रेनें कैसे चलती, देश कितने बड़े संकट में आ जाता। लेकिन साथियों, 2014 की स्थिति नहीं है ये मोदी है। बहुत पहले सोचता भी है और समस्या के समाधान के रास्ते भी जमीन पे उतारता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के बाद चंडीगढ़ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, साथ ही विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। इसके बाद वे पंजाब का भी दौरा करेंगे। श्री मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी इस दौरान राज्य के पिस्का और मोरी समेत देश के 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जालंधर कैंट बनकर तैयार है। यात्री सुविधा, सुरक्षा की दृष्टि से ये स्टेशन अब आधुनिक और दक्ष है। इसी आधुनिक सुविधाओं के साथ जालंधर सहित देश के 75 स्टेशन तैयार हो चुके हैं। प्रधानमंत्री सभी का उद्घाटन करेंगे। विकास भी विरासत भी के मंत्र के साथ इन स्टेशनों का पुनर्निर्माण हुआ है। स्टेशन की वास्तुकला में स्थानीय स्थापत्य और संस्कृति को भरपूर स्थान दिया गया है। इन स्टेशनों के पुनर्निर्माण में 1570 करोड़ रुपए की लागत आई है। जिनका उद्घाटन होगा, सबसे बड़ा ये है जो 100 करोड़ के से ऊपर है। बाकी पंजाब में अनंदपुर साहब है, गुरु खालसे की धरती, और साहिबजादा अजीत सिंह नगर जो साहिबजादा जी के नाम पे ऊपर है, महाली का रेलवे स्टेशन और श्री मुक्तसर साहब। ये 4 स्टेशन पंजाब के हैं जो अभी तैयार हैं। बाकी 30 हो रहे हैं। जिस जिस तरीके से तैयार होते जाएंगे ये लोगों के लिए समर्पित प्रधानमंत्री जी करेंगे। परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क को मजबूत करना, यात्री सुविधा में सुधार लाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री 830 करोड़ रुपए की लागत से बनी दौलतपुर चौक करतौली नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। इससे पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच रेल संपर्क काफी मजबूत होगा। वहीं करतौली अंबाला और अमृतसर वाराणसी रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर स्टेशन बनी है। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, रायगढ़ से हूँ। हम लोग अमृतसर जा रहे हैं। स्टेशन तो बहुत शानदार बना है, एयरपोर्ट वाला फील है। अभी यहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं, जैसे कि लाइक शॉप्स वगैरह हो गए। इट मेक्स द ट्रैवल मच मोर ईजियर, कि मतलब हम लोग ट्रैवल ईजी कर पाते हैं। रेल के अलावा पंजाब में सड़क अवसंरचना को मजबूती देने के लिए 3070 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन व आधारशिला भी रखी जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री 25.2 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड दक्षिण लुधियाना बाईपास के विकास की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जालंधर दौरे से न केवल जालंधर बल्कि पूरे पंजाब के विकास को नई रफ्तार मिलने वाली है। इसके साथ ही साथ काशी से आवाजाही और आसान होगी। कैमरामैन ललित के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, जालंधर। भाजपा बूथ स्तर पर अपनी पकड़ को और मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। प्रदेश महामंत्री गणेश मिश्र ने बताया कि 1 से 16 अगस्त तक राज्य के सभी मतदान केंद्रों की समितियों का धरातल पर जाकर भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसे मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी और प्रदेश द्वारा नियुक्त मंडल प्रवासी संयुक्त रूप से पूरा करेंगे। नई व्यवस्था के तहत शक्ति केंद्र समिति में संयोजक, सह संयोजक, 2 स्थानीय सदस्यों के अलावा एक बाहरी प्रभारी होगा। वहीं प्रत्येक बूथ समिति के अध्यक्ष, सचिव, BLA 2 और पन्ना प्रमुख सहित कुल 12 कार्यकर्ता होंगे, जिसमें न्यूनतम 3 महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य की गई है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से आज दिल्ली में 1 दिवसीय मीडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस के पहले सत्र में निर्वाचन आयोग के DG मीडिया आशीष कुमार वर्मा, राकेश कुमार वर्मा और डॉक्टर सीमा खन्ना ने संबोधित किया।
जबकि दूसरे सत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार चुनावी प्रक्रिया के दौरान मीडिया की भूमिका पर विचार साझा करेंगे। कॉन्फ्रेंस में झारखंड समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मीडिया प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। राज्य में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया जारी है। इसके तहत BLO घर घर जाकर मतदाताओं के बीच इन्यूमरेशन पत्र का वितरण कर रहे हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत समय पर गणना प्रपत्र जमा कर रहे हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं विशेषकर युवाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत कम है। उन्होंने बताया कि मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए कल और 20 जुलाई को शहरी क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहां मतदाता इन्यूमरेशन प्रपत्र जमा कर सकेंगे। झारखंड के जरूरतमंद परिवारों के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग से एक राहत भरी खबर आई है। सरकार के निर्देश पर चलाए गए व्यापक सत्यापन अभियान के बाद राज्य में 3 लाख से अधिक फर्जी और निष्क्रिय राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है। वहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाली हुई 1,16,000 से अधिक लोगों के नए कार्ड जारी करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। विभाग के अनुसार धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गुमला, जामताड़ा, खूंटी, रामगढ़ और सिमडेगा ऐसे जिले हैं जहां रिक्तियों की संख्या सबसे अधिक है और यहां प्राथमिकता के आधार पर नए कार्ड जारी किए जाएंगे। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2026 में झारखंड अपनी पारंपरिक कला और आधुनिक तकनीक के अनूठे संगम से वैश्विक स्तर पर धूम मचा रहा है। मेले के तीसरे दिन कल झारखंड पवेलियन में देश के भारी भीड़ देखने को मिली। इस बार झारखंड पवेलियन में बांस और स्टील की अनूठे मेल से बनी बोतलें और मग लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बने हुए हैं, जो पर्यावरण अनुकूल होने के साथ साथ बेहद उपयोगी भी हैं। राजधानी रांची में नेत्रदान के प्रति जागरूकता फैलाने और दृष्टिहीनों के जीवन के संघर्ष को महसूस कराने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। आई डोनेशन अवेयरनेस क्लब, कश्यप मेमोरियल आई बैंक और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 30 अगस्त को ब्लाइंड फोल्डेड रन फॉर विजन 2026 का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। इसकी जानकारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और डॉक्टर भारती कश्यप ने संयुक्त रूप से दी। हॉकी इंडिया ने FIH महिला हॉकी विश्व कप 2026 के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा। इसमें 4 खिलाड़ी झारखंड के भी हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि झारखंड की स्टार मिडफील्डर सलीमा टेटे को भारतीय टीम की कप्तानी सौंपी गई है। भारतीय टीम में सलीमा टेटे के अलावा झारखंड की निकी प्रधान, ब्यूटी डुंगडुंग और दीपिका सोरेंग को जगह मिली है। विश्व कप जैसी प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में एक साथ झारखंड की 4 खिलाड़ियों का चयन राज्य के हॉकी इतिहास में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में स्पेन और अर्जेंटीना की ऐतिहासिक भिड़ंत होगी। करीब 60 साल बाद दोनों टीमें विश्व कप में आमने सामने हैं। खेल के साथ साथ दोनों देशों का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ता भी बेहद खास रहा है। जानिए इस महामुकाबले और स्पेन अर्जेंटीना के अनोखे संबंधों की पूरी कहानी। यूरोप बनाम दक्षिण अमेरिका, पोजीशन बनाम काउंटर अटैक। फीफा विश्व कप का कारवां अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। एक तरफ है मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना, तो दूसरी तरफ है यूरोप की नई ताकत स्पेन। एक और लियोनेल मेसी का आखिरी विश्व कप और लगातार दूसरी ट्रॉफी का सपना। दूसरी ओर युवा स्पेन की टीम दुनिया के सबसे बड़े मंच पर इतिहास लिखने को तैयार है। यह सिर्फ एक फाइनल नहीं, 2 खेल शैली, 2 महाद्वीपों और 2 पीढ़ियों के बीच की सबसे बड़ी टक्कर है। अर्जेंटीना अगर यह मुकाबला जीतता है तो लगातार दूसरी बार विश्व कप जीतकर 1958 और 1962 में ब्राजील के बाद ऐसा करने वाली पहली टीम बन जाएगा।
वहीं स्पेन 2010 के बाद अपना दूसरा विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगा। दोनों टीमों ने फाइनल तक का सफर शानदार अंदाज में तय किया है। अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया, जबकि स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से मात देकर फाइनल का टिकट हासिल किया। पूरे टूर्नामेंट में अर्जेंटीना ने अपने सभी 7 मुकाबले जीते हैं, जबकि स्पेन 6 जीत और 1 ड्रॉ के साथ अजेय रहते हुए फाइनल तक पहुंचा है। अटैक बनाम डिफेंस, इस महामुकाबले की सबसे बड़ी कहानी होगी अर्जेंटीना का तूफानी अटैक बनाम स्पेन की लोहे जैसी डिफेंस। अर्जेंटीना टूर्नामेंट की सबसे ज्यादा गोल करने वाली टीमों में शामिल है, जबकि स्पेन ने सबसे कम गोल खाए हैं और 5 क्लीन शीट के साथ अपनी रक्षात्मक मजबूती का दम दिखाया है। स्पेन का पोजीशन गेम विरोधियों को थका देता है, जबकि अर्जेंटीना के तेज काउंटर अटैक कुछ ही सेकंड में मैच का रुख बदल सकते हैं। यह मुकाबला दुनिया की नंबर 1 और नंबर 2 टीमों के बीच है, इसलिए हर पास, हर टैकल, हर सेव और हर गोल इतिहास का हिस्सा बन सकता है। दोनों गोलकीपर शानदार फॉर्म में हैं और फाइनल का दबाव उनके धैर्य की भी सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। अनुभव बनाम युवा जोश, फाइनल में अनुभव और युवा जोश की भी सीधी भिड़ंत होगी। एक तरफ मेसी हैं जो अपनी विरासत को अमर बनाने के लिए आखिरी बार विश्व कप ट्रॉफी उठाने का सपना देख रहे हैं। दूसरी तरफ यामाल हैं जो नई पीढ़ी के सबसे बड़े सितारे के रूप में दुनिया के सामने अपनी पहचान हमेशा के लिए दर्ज कराना चाहते हैं। इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ 90 मिनट या शायद उससे भी ज्यादा समय में मिलेगा, जब इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए एक टीम का नाम दर्ज हो जाएगा, विश्व विजेता के रूप में। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अब बात करेंगे मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में 21 जुलाई तक गरज के साथ बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज और कल रांची, हजारीबाग, रामगढ़, लोहरदगा और खूंटी में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। 19 जुलाई को भी कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान लातेहार की बालूमाथ में 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों के अंदर अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। बांग्ला पंचांग के अनुसार आज कर्क संक्रांति के साथ बांग्ला सावन की शुरुआत हो गई। इसके साथ ही देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी है। पश्चिम बंगाल और नेपाल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज देवघर पहुंचे। बांग्ला सावन के मौके पर मंदिर के पुरोहितों ने बाबा भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित कर विशेष पूजा अर्चना की। उन्होंने बताया कि बांग्ला सावन की शुरुआत के साथ ही बेलपत्र अर्पण की विशेष परंपरा निभाई जाती है। प्राचीन परंपरा रहा है कि बाबा वैद्यनाथ जी को यहाँ पर संक्रांति के अनुसार जो है बांग्ला पंचांग के अनुसार से यहाँ सब कुछ चलता है और यह बहुत ही प्राचीन व्यवस्था है। 17 जुलाई से बांग्ला पंचांग के अनुसार श्रावण, बांग्ला श्रावण, नेपाली श्रावण, हर तरह का जो यह आरंभ हो जाएगा। उसी दिन जो है यहाँ पर बहुत दूर दूर तक जाते हैं ब्राह्मण पंडा जी समाज, पहाड़ों के बिल्वपत्र लाते हैं और बिल्वपत्र अर्पण और दर्शन जो है उसी दिन जो है आरंभ हो जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा इस मंदिर में सारा तैयारी हो चुका है, कहीं पर किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होगी। शीघ्र दर्शनम हो या जनरल हो, हर एक जगह फोर्स भी लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के लिए 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर पर प्रेरक कहानी, नवाचारी पहल या देशवासियों को प्रेरित करने वाले सुझाव दिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री का आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाला यह मासिक लोकप्रिय कार्यक्रम कई जन आंदोलनों का वाहक भी बना है तथा हर महीने लोग इसका बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत आज गंभीर और लाइलाज बीमारियों के इलाज में बड़ा सहारा बनकर देश के करोड़ों गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों का सुरक्षा कवच साबित हो रही है। लीवर की गंभीर बीमारी से ग्रसित रांची के रहने वाले धर्मवीर नायक इसी योजना के जरिए एक नया जीवन जी रहे हैं। धर्मवीर नायक पिछले कुछ समय से लीवर से जुड़ी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं।
लेकिन अब धर्मवीर को सदर अस्पताल रांची में भर्ती कराया गया है, जहां आयुष्मान कार्ड से उनका मुफ्त इलाज चल रहा है। मेरा ही तकलीफ था, पता चला कि थोड़ा लीवर में कमजोरी है, वही परेशानी है। 4-5 दिन में थोड़ा सा रेस्ट मिला है और यहाँ आए हैं तो ठीक ही लग रहा है, कोई सब परेशानी नहीं है। धर्मवीर को मिले इस नए जीवन से उनके पूरे परिवार में खुशी और संतोष का माहौल है। धर्मवीर के भाई और उनके तीमारदार रंजित नायक ने अपनी आप बीती साझा करते हुए बताया कि अगर समय पर आयुष्मान भारत योजना का सहारा न मिला होता तो उनके सीमित पारिवारिक संसाधनों में धर्मवीर का इलाज कराना कठिन था। आयुष्मान कार्ड नहीं रहता तो ये तो खर्च हम लोग नहीं उठा पाते, बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता, और यहाँ आए तो अभी ठीक से इलाज हो रहा है। वहीं रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने इस जन कल्याणकारी योजना के बहुआयामी फायदों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत न केवल गरीब और असहाय मरीजों के लिए संजीवनी साबित हो रही है, बल्कि यह योजना खुद सरकारी स्वास्थ्य प्रणालियों और सरकारी अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण के लिए भी एक बहुत बड़ा संबल बनी है। सदर अस्पताल में बहुत सारे सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट जो शुरू किए गए या बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो खरीदे गए हैं, वो सब आयुष्मान भारत के से जो इंश्योरेंस कंपनी से जो हम लोग को पैसा मिलता है उसका 25% बढ़ जाता है स्टाफ और डॉक्टर्स के इंसेंटिव में। बाकी 75% से अस्पताल का डेवलपमेंट होता है, दवाएं आती हैं, बहुत लोगों को सैलरी भी इससे मिलती है आयुष्मान से। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देश के कोने कोने में स्वास्थ्य सेवाओं के लोकतंत्रीकरण और सुदृढ़ीकरण में एक मील का पत्थर साबित हो रही है। इस योजना ने देश के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के मन से बीमारी के समय इलाज पर होने वाले खर्च के सबसे बड़े डर को हमेशा के लिए मिटा दिया है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। कोडरमा का गौशाला समिति गोबर से समृद्धि की राह पर आगे बढ़ रही है। यहाँ गोबर से जैविक खाद का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही गौशाला आत्मनिर्भरता के साथ कई लोगों को रोजगार भी मुहैया करा रहा है। का नाम सुनते ही आमतौर पर गांव संरक्षण और सेवा की छवि उभरती है, लेकिन कोडरमा गौशाला समिति ने इसे नया आयाम दिया है। यहाँ गौ सेवा, सामाजिक दायित्व के साथ रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाला आत्मनिर्भर मॉडल बन गया है। गौशाला परिसर में एकत्रित होने वाले गोबर का सदुपयोग कर जैविक खाद तैयार किया जा रहा है। बहुत बढ़िया है। इसको ले जाइए, फूल पत्ती खेती कोई भी चीज में इसको डालिए, सबसे बढ़िया उपजाऊ है। वो खाद से ही खाद बढ़िया। गौशाला समिति के अध्यक्ष महेश दारुका ने बताया कि रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव को देखते हुए यहाँ जैविक खाद के उत्पादन की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य केवल गौशाला की आय बढ़ाना नहीं, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बचाना भी था। कोडरमा गौशाला में भी हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में गौवंश हैं, तो गाय से गोबर की प्राप्ति होती है। उसका हम लोग यहाँ जैविक खाद का उत्पादन शुरू किए हैं और वो अब बल्क मात्रा में हो रहा है। पिछले 3 सालों से हम लोग इसमें लगे हुए हैं। गौशाला परिसर में घरेलू मिश्रण का इस्तेमाल कर जैविक खाद तैयार किया जाता है। सूर्य की रोशनी और प्राकृतिक प्रक्रिया गोबर को उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद में बदल देती है। समिति के सदस्य अरुण मोदी ने बताया कि जैविक खाद तैयार करने की प्रक्रिया पूरी तरह से प्राकृतिक है और इसके जरिए गौशाला को होने वाली आमदनी से यहाँ पल रहे गोवंश की देखभाल की जाती है। फुलवरिया में गांव में जाकर के वहाँ के लोगों के बीच में निःशुल्क वितरण किए हैं। लोग तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी जब हम लोगों ने समझाया उन लोगों की भाई इसको दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, जैविक खाद जितना हम दे रहे उतना ही आलू ही दे दीजिए। और उन लोगों का जो रिजल्ट अभी हम लोग को मिलना शुरू हुआ है कि इसका उत्पादन बहुत प्रचुर मात्रा में है। गौशाला समिति की ओर से तैयार जैविक खाद का इस्तेमाल
फुलवरिया में बड़े पैमाने पर होने वाले आलू के उत्पादन के बेहतर परिणाम के रूप में सामने आ चुका है। इस सकारात्मक सोच से कोडरमा गौशाला समिति गोबर के जरिए विकास, समृद्धि और हरियाली की मजबूत नींव तैयार कर रही है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को किया रवाना। रांची के पिस्का और मोरी समेत देश के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का भी करेंगे उद्घाटन। राज्य में SIR की प्रक्रिया जारी। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत शहरी क्षेत्रों में कल और 20 जुलाई को सभी मतदान केंद्रों पर लगेंगे विशेष शिविर। नेत्रदान जागरूकता के लिए 30 अगस्त को ब्लाइंड फोल्ड मैराथन का आयोजन। विश्व कप के लिए चयनित भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की 4 बेटियों का चयन। और राज्य के कई इलाकों में 21 जुलाई तक गरज के साथ बारिश के आसार। रांची, हजारीबाग, रामगढ़, लोहरदगा और खूंटी में आज भारी बारिश की चेतावनी।